करंट अफेयर्स के एक और बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूएस और ईरान का जो भी जो एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट में क्या-क्या साइन हुआ है, उसको थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किसको फ़ायदा हुआ इससे। इस वॉर के खत्म होने के बाद में भारत पर क्या असर पड़ सकता है? भारतीय प्रधानमंत्री और यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी मुलाकात के बाद में मतलब इस मुलाकात को हम कैसे ट्रीट करें? और अभी आपने जिस हिसाब से देखा होगा कि इंडो पैसिफिक कमांड का नाम जो है वो यूएस ने बदला और वापस से पैसिफिक कमांड कर दिया। क्या भारत को ये मैसेज तो नहीं है कुछ? इसको भी हम चर्चा करेंगे। एनसीआर के लिए जो मास्टर प्लान या जो रीजनल प्लान बनाने की बात कही जा रही है 2041 और वहाँ पर 4 नमो सिटीज़ डेवलप करने की जो बात कही जा रही है, उसको भी हम देखेंगे कि कैसे जो हैं वो सिटीज़ को रीजनल प्लान्स के तहत ग्रो करवाया जाता है। कैसे हम सिटीज़ को आगे बढ़ाएँ, किस तरीके से हम फ्यूचर प्लानिंग करें जिसमें हम भी यानी हमारा कंट्री जो है वो अर्बन डेवलपमेंट को हमारी एक लायबिलिटी के बजाय एक जो है एसेट के तौर पर प्रदर्शित कर सके। क्योंकि जब हमारी सिटीज़ की हालत फ़िलहाल जिस हिसाब से है, उसको अगर हमें और सही करना है, उनको ग्रोथ सेंटर्स बनाना है, उनको एम्प्लॉयमेंट के जनरेटर्स बनाना है, तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन अर्बन एरियाज़ को जो है एक तरह से फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मीडियम देखने के लिए। तो जैसे हम पहले बात करते हैं कि यूएस और ईरान के बीच में जो भी डिजिटली साइन हुई और उसके बाद में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल जो है इसको साइन किया, जो ऑफिशियल टेक्स्ट उन्होंने साइन किया है, उसमें करीबन 14 ऐसे पॉइंट बताए जा रहे हैं जिन पर दोनों देशों के बीच में जो है वो एक सहमति बनी है। तो दोनों ने एक तरह से ईरान के राष्ट्रपति ने और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने जो है ये साइन किए। इसकी सेरेमनी जो है वैसे होनी थी जेनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में, हालाँकि उसके बारे में कोई भी अभी कन्फर्मेशन नहीं है और जब डिजिटल साइन हो गए या फिर उन्होंने सेपरेटली जो है फिजिकल साइन कर दिए, तो इस प्रकार की संभावनाएँ कम ही हैं। ये जो 14 पॉइंट हैं, ये बेसिकली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो कि 60 दिन तक एक तरह से दोनों देशों के बीच में जो हॉस्टिलिटीज़ हैं, उनको ख़त्म करके उनके लिए एक रास्ता खोलता है जिसकी वजह से इन द कमिंग 60 डेज़ बोथ कंट्रीज़ विल बी टॉकिंग टू ईच अदर एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट जिसमें कि दोनों के बीच में लॉन्ग लास्टिंग पीस कैसे एस्टेब्लिश हो सकती है। तो जब हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो दोनों जो हैं वो इमीडिएट और परमानेंट टर्मिनेशन जो भी है मिलिट्री ऑपरेशन एक दूसरे के खिलाफ इंक्लूडिंग इन लेबनान उनको जो है वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो ड्राफ्ट का पॉइंट है वो ये कहता है, इसमें ये भी कहा गया है कि एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और इवन सॉवरेनिटी है लेबनान की, उसकी भी रक्षा की जाएगी। आपको बता दें कि इज़राइल के अटैक जो हैं वो लेबनान पर जारी हैं। थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ, लेबनान जो है वो बेसिकली इज़राइल की नॉर्दर्न बाउंड्री पर मिलता है। तो ज़्यादातर जो लेबनान का साउदर्न पोर्शन है, वहाँ पर कई सारे इस प्रकार के फाइटर्स, हिजबुल्लाह के फाइटर्स कंसंट्रेटेड हैं जो कि ईरान के द्वारा उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। वहाँ पर अगर हम एक बाउंड्री के बारे में बात करें, तो लितानी रिवर करके एक रिवर है जो कि मतलब लेबनान के नॉर्दर्न पार्ट को साउदर्न पार्ट से अलग करती है। इसमें जब लितानी रिवर के बारे में बात करते हैं, तो इज़राइल एक तरह से बफर ज़ोन क्रिएट करना चाहता है लितानी रिवर के साउदर्न एरियाज़ में, जो कि एक तरह से जब भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो या कॉन्फ्लिक्ट नहीं भी हो, तो हिजबुल्लाह उसका यूटिलाइज़ नहीं करे और इज़राइल पर जो है वो डायरेक्ट हमले ना करे। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे हम हमारे घर के चारों ओर एक प्रकार की बाड़ लगा दें, जिसकी वजह से वो बाड़ को फाँद करके कोई जानवर ना आए और अगर वो आ भी जाए तो हमारी दीवारें खुद की भी इतनी सपोर्ट करें कि भाई जो है वो हमारे घर में एंटर ना करे। तो इसको इसी तरीके से लीजिए कि Israel wants to create a buffer zone. So southern areas of Litani River in which Israel is paying a greater attention, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह फाइटर्स एक्चुअली कैन नॉट डिस्ट्रॉय और कैन नॉट कम इनटू द इजरायली टेरिटरीज। जो हिजबुल्लाह के फाइटर हैं वो इजरायली टेरिटरी में ना आ पाए और उसकी वजह से जो है इजराइल अपनी सुरक्षा कर पाए। दूसरा जो पॉइंट है वो ये बताया गया है कि यूएस और ईरान जो है एक दूसरे की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को मेंटेन रखेंगे तथा आंतरिक मामलों में जो है दखल-अंदाज़ी करने से इंटरफेरेंस करने से जो है वो कोई ऐसा काम ना करेंगे जिससे इंटरफेरेंस हो। तीसरा कहा गया है कि 60 दिन के बीच में दोनों देशों के बीच में फेवरेबल जो है वो डील साइन हो जाए जिसकी वजह से लॉन्ग लास्टिंग एग्रीमेंट जो है वो साइन हो जाए। चौथा पॉइंट ये कहा गया है कि इस एग्रीमेंट के साइन होने के विद इन 30 डेज़ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और उसके आस-पास के इलाकों में ईरान और यूएस के द्वारा जो ब्लॉकेडिंग हो रखी थी, उसको हटा लिया जाए। कहा गया है कि भाई 60 दिन तक इसमें यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में से जो भी जहाज निकलेंगे उनसे कोई भी टोल वसूला नहीं जाएगा और उनको एक तरह से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रहेगा, जिसकी वजह से ये उम्मीद है
कि जो भी एलएनजी हो, चाहे एनर्जी के कोई भी टैंकर्स या फिर ट्रेड के यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले जो भी टैंकर्स हैं, बिना किसी दिक्कत के जो है वहाँ से पास हो सकेंगे। उससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, मैं आपको बाद में बताऊँगा। छठा पॉइंट ये कहता है कि भई यूएस और उसके जो अलाइज़ हैं, इवन जो रीजनल एरियाज़ में यानी क्षेत्रीय जो पार्टनर्स चाहे वो यूएई, चाहे वो सऊदी अरबिया, इजिप्ट मतलब जो भी कतर से लेकर के सब, ये कोशिश करेंगे कि ईरान में $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाए, जिसकी वजह से ईरान को रिकंस्ट्रक्ट भी किया जाए क्योंकि वॉर के कारण काफ़ी हानि वहाँ पर हुई है और उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी किया जाए। इसके लिए जो भी लाइसेंसेस, वेवर्स या परमिशंस ज़रूरी होंगी, वो यूएस जो है वो एक्सपेडाइटेड मैकेनिज़्म के थ्रू उनको प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके से 7वां पॉइंट ये कह रहा है कि यूएस कोशिश करेगा कि उसके खिलाफ यानी ईरान के खिलाफ जो भी सैंक्शंस लगी हुई हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के कोई भी रेज़ोल्यूशन हो, चाहे वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के गवर्नर्स के रेज़ोल्यूशंस हों, चाहे कोई भी यूएस ने यूनिलैटरल वेज में सैंक्शंस लगा रखी हों, प्राइमरी या सेकेंडरी रूप से, उनको जो है वो खत्म कर दिया जाए। 8वां पॉइंट ये कहता है कि भई जो भी एनरिच्ड यूरेनियम है, ये एनरिच्ड यूरेनियम क्या है? इसको कैसे डाउनग्रेड किया जाएगा? मैं आपको थोड़ा बता दे दूँगा अभी, पहले इसको मैं फिनिश कर लूँ, कि पॉइंट नंबर 8 ये कहता है कि भैया जो एनरिच्ड यूरेनियम है, उसको जो है डाउनग्रेडिंग उसकी की जाएगी, जिसकी वजह से उसको वेपन ग्रेड उस पर नहीं इस्तेमाल किया जा सके। 9वां पॉइंट ये कहता है कि भई दोनों देश जो हैं वो चाहे जब तक 60 दिन के बाद में कोई फाइनल डील नहीं हो जाए, तब तक स्टेटस को मेंटेन रखेंगे। चाहे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हो, चाहे वो मिसाइल्स के प्रोग्राम पर हो, चाहे वो कोई अन्य इस प्रकार की स्टेप्स लेने पर। इसमें ये भी कहा गया है 10th पॉइंट पर कि जब तक सैंक्शंस जो हैं वो खत्म नहीं कर दी जाती, ईरान के क्रूड के ऊपर जो है वेवर्स हटा दिए जाएँगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, डेरिवेटिव्स के ऊपर जो है सब प्रकार के जो प्रतिबंध थे वो हटा लिए जाएँगे। 11वां पॉइंट ये कहता है कि ईरान की जो भी फ्रोज़न एसेट्स हैं, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो, चाइना में हो या किसी भी ऐसे कंट्री में, अब वो अनफ्रीज़ कर दी जाएँगी, तो करीबन 24 से $25 बिलियन ऐसा बताया जाता है कि ईरान की ऐसी फ्रोज़न एसेट्स हैं, तो उसमें करीबन आधा जो है वो इमीडिएटली रिलीज़ करने के बारे में बात कही जा रही है। जब ये मतलब अनफ्रीज़ हो जाएँगी तो ईरान उन एसेट्स को यूज़ कर सकेगा और उससे अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, उसमें जो भी काम आने वाली मनी है, उसके तौर पर करेगा इस्तेमाल उसका। 12वां पॉइंट ये कह रहा है कि भाई दोनों देशों के बीच में एक एग्ज़ीक्यूटिव मैकेनिज़्म एस्टेब्लिश की जाएगी, जिसकी वजह से एमओयू तथा जो आने वाली डील है, उसको हम सक्सेसफुली कर सकें। पॉइंट नंबर 13 और 14 भी यही कहते हैं कि भाई नेगोशिएशंस और इनको जो है एक प्रकार की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेज़ोल्यूशंस के द्वारा जो है इनको एंडोर्स करने के लिए जो भी फाइनल डील होगी, वो प्रयास किया जाएगा। अब यहाँ पर हमें थोड़ा-सा ये समझना चाहिए कि ये जो भी एग्रीमेंट हुए हैं, उसमें मतलब किसकी जीत हुई? कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हू वॉन आफ्टर करीबन 107 डेज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड यूएस। तो ये कहें कि सर दोनों देशों के लिए अलग-अलग जो है फ़ायदे हुए हैं, दोनों देशों को अलग-अलग नुकसान हुए हैं। दोनों के देशों के बीच में जो भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, उसको इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है इसमें काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी दोनों देशों के बीच में टेक्स्ट को आदान-प्रदान करने में, एक सक्सेसफुल माहौल बनाने में, जिसकी वजह से मतलब जो सीज़ फायर का ऐलान अप्रैल में जाकर के हुआ था, वो कंटिन्यू चलता आया और एक बड़ी जो है वो लड़ाई वापस से नहीं दोनों देशों के बीच में लड़ी गई। तो इसको जो है इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसलिए नाम दिया गया है। हालाँकि आपको बता दें कि पाकिस्तान का रोल इसमें जितना था, उससे ज़्यादा बेहतर कहीं पर कतर या फिर अन्य कंट्रीज़ ने दिया। वो इसलिए दिया क्योंकि कतर की जो एक इकोनॉमिक हेफ्ट है, वो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा कतर जो है वो नेबरिंग कंट्री है। दोनों देशों के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था उससे पहले भी जो है बातचीत का रास्ता कहीं पर खुल रहा था या बातचीत की जा रही थी। तो वो मतलब कतर या फिर इनकी मीडिएशन के कारण हो रही थी। तो इसलिए कतर का रोल काफ़ी बड़ा रहा। 72 आवर्स तक एक तरह से जब तक ये पीस डील जो एमओयू साइन हुआ उसके 72 आवर्स तक करीबन लगातार जो है इनके रिप्रेजेंटेटिव कार्य कर रहे थे, इसलिए डिप्लोमैटिक मिशन के तौर पर कतर की भी एक इसमें काफ़ी बड़ी भूमिका रही है। यूएस ने जब ये मतलब एमओयू साइन किया है, तो बेसिकली उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि ईरान जो कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा था और इवन जून के अटैक जो यूएस ने और इज़राइल ने जॉइंटली किए थे, जिसमें बी-2बी फाइटर एयरक्राफ्ट से जो बॉम्ब गिराए गए थे, उसके बावजूद भी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से नहीं रुका। तो उसमें जो है यूएस ने फिलहाल सफलता पा ली है कि उसको डाउन ब्लेंड करने में या उसमें आगे किस हिसाब से डिस्प्यूट का रिज़ॉल्यूशन होता है, उसको दूर करने में जो है एक तरह से यूएस ने बड़ी मतलब इसमें विक्ट्री हासिल की है। इसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को आगे आने वाले समय में ऑयल और कमर्शियल शिपिंग के लिए जो है कैसे
अनहिंडर्ड एक्सेस प्रोवाइड की जाए वहाँ से, उसमें भी जो है यूएस को फ़ायदा हुआ है। और इसी तरीके से जो भी अन्य रीजनल मतलब कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरबिया, कतर इत्यादि में ईरान के द्वारा जो अटैक हो रहे थे, उनको भी जो है अब रोका जाएगा। हालाँकि ईरान को भी इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है एमओयू होने से कि भैया एक तो उसके इर्द-गिर्द यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के एरियाज़ के चारों ओर जो यूएस ने ब्लॉकेड रखी थी, एक तो वो खत्म हो गई है। ईरान के जो इकोनॉमिक सैंक्शंस थी, वो हट गईं, जिसकी वजह से उसका पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसके कोई भी ऐसे प्रोडक्ट जो कि वो एक्सपोर्ट करता था, अब वह सैंक्शंस की लिस्ट में नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से उसको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने में दिक्कतें नहीं आएँगी। इसी तरीके से जो $300 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन या जो इकोनॉमिक फंड मिला है, उसकी वजह से ईरान को फ़ायदा ये होगा कि उसका जो युद्ध में नुकसान हुआ, एक तो वो, दूसरा जब रिकंस्ट्रक्शन होता है, तो इकोनॉमी को रफ्तार मिलती है। सप्लाई साइड मजबूत होती है तो उसको इन्फ्लेशन से भी जो है डील करने में काफ़ी बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि आपको बता दें जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ तब से ईरान की जो करेंसी थी वो प्लमेट हुई और जो इन्फ्लेशन थी वो काफ़ी स्पाइक हो गई थी। वहाँ पर लोगों की जो इकोनॉमिक लाइव्स थी, उनको जो है मतलब कंट्रोल करने में बड़ा मुश्किल हो रहा था। इकोनॉमिक लाइव्स बड़ी उनकी दिक्कत कर रही थी, तो वहाँ पर भी है ईरान को फ़ायदा मिलता है। और इसी तरीके से अगर वो अपना तेल कहीं पर बेचता है, उसकी जो फ्रीज़ हुई एसेट्स अगर वो अनफ्रीज़ होती हैं, तो सीधा फ़ायदा ईरान को भी मिलता है, तो दोनों देशों का ही फ़ायदा है। फिर एक और फ़ायदा ये है कि भई युद्ध में जो होने वाला नुकसान है, अब वो होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है वो डिफेंस के इक्विपमेंट को खरीदने में, उनको यूटिलाइज़ करने में जाता है। वो पैसा वेलफेयर में चला जाता, वो पैसा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में चला जाता, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चला जाता, तो वो शायद बेटर रहता। तो ये जो है फ़ायदा वहाँ पर मिलता है। अब इसमें मैंने कई सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करी, जहाँ पर मैंने एनरिच्ड यूरेनियम के बारे में बताया कि भई उसकी डाउनग्रेडिंग क्या होती है, एनरिचमेंट की प्रोसेस क्या होती है। तो जब हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट कहते हैं, तो ये हम कह रहे हैं आपको कि यूरेनियम के 2 आइसोटोप यूरेनियम-235 और यूरेनियम-238 होते हैं। जहाँ पर यूरेनियम जो नेचुरली पाया जाता है, उसमें 238 जो यूरेनियम होता है, उसमें करीबन 99.3% उसकी मात्रा रहती है। और जो इसको जो है ज़्यादातर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है यूरेनियम की, और वो जो न्यूक्लियर के लिए जो चैन रिएक्शन चाहिए, वो नहीं हो पाती। यूरेनियम-235 बेसिकली ज़्यादा फिसाइल आइसोटोप होता है, यानी यह स्प्लिट कर जाता है और इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो निकलती है और उसकी वजह से जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होती हैं, वो कंडक्ट करवाई जाती हैं। लेकिन यह नेचुरल यूरेनियम में केवल 0.7% ही पाया जाता है। तो जब हम इस प्रोसेस के द्वारा उस नेचुरल यूरेनियम की फिसाइल स्ट्रेंथ को अगर हमें बढ़ाना हो, जिसकी वजह से नेचुरल चेन रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियर की हो सके, उसके लिए हमें यूरेनियम का 235 बढ़ाना पड़ता है। तो यही प्रोसेस जो है जिसमें फिजिकली हम यूरेनियम 235 को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वो वेपन ग्रेड तक, यानी उसमें जो भी 0.7% यूरेनियम 235 था, वो बढ़ करके करीबन 90% तक का यूरेनियम यू 35 नहीं हो जाए, तब तक जो है उसकी ब्लेंडिंग की जाती है। तब तक उसकी मतलब एनरिचमेंट की प्रोसेस की जाती है। अब इसमें गैसिफिकेशन की टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड का इस्तेमाल हेक्साफ्लोराइड जो है उसमें कन्वर्ट किया जाता है नेचुरल यूरेनियम को। इसी तरीके से जो है उसके बाद में सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के द्वारा इनको आपस में जो है एक तरह से स्पाइन किया जाता है। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियर एनरिचमेंट किया जाता है। जब अभी बात हो रही है कि भाई इसकी डाउनग्रेडिंग की जाती है, की जाएगी, तो मतलब आप समझिए कि ईरान ने फिलहाल 60 टू 70% यूरेनियम का एनरिचमेंट कर लिया है। यानी नेचुरल यूरेनियम में उन्होंने 60 टू 70% जो यूरेनियम 235 था, उतना नंबर उन्होंने प्राप्त कर लिया है। और यहाँ से 90% तक ले जाना, 80% तक ले जाना जो है कोई बड़ी बात नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा बताया जा रहा था कि ईरान अभी भी अगर चाहे तो करीबन-करीबन थोड़ी मेहनत के बाद में 20 न्यूक्लियर वॉरहेड तक का मटेरियल तैयार कर सकता है। और जिस हिसाब से ईरान की जो मिसाइल्स दागने की जो क्षमताएँ हैं, उसका एडवांस मिसाइल प्रोग्राम है, बैलिस्टिक क्रूज़ मिसाइल का जो प्रोग्राम है, उसमें अगर ये न्यूक्लियर मतलब कंपोनेंट अगर जुड़ गया, तो मान के चलिए कि इज़राइल हो, चाहे वो रीजनल अलाइज़ हों, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अलग सारे जो इंटरेस्ट हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, वो फिर अनस्टेबल हो जाते हैं, डर यही सता रहा था। तो जब अब इस 14 पॉइंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में डाउन ब्लेडिंग ब्लेंडिंग की एक प्रोसेस को बताया गया है, जिसमें डाइल्यूशन या डी एनरिचमेंट किया जाएगा, तो इसमें यूरेनियम 235 के जो एलिमेंट हैं, अब उनको कम किया जाएगा, जिसकी वजह से नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 238 की जो है वो नंबर बढ़ जाए, जिसकी वजह से वो जो है यूरेनियम वो फिसाइल ग्रेड ना हो पाए और उसमें जो है न्यूक्लियर की चेन रिएक्शंस ना हो पाए।
तो आप इसको इस तरीके से समझें, जहाँ पर हाइली एनरिच्ड यूरेनियम है, उसको घटाया जाएगा और लो एनरिच्ड यूरेनियम जो है, उसको बढ़ाया जाएगा। अब इसमें जो है बेसिकली दिक्कत यहाँ पर आती है कि केमिकली ऐसा करना पॉसिबल ज़्यादा नहीं है, फिज़िकली इनको ऐसा करना पड़ता है और फिज़िकली में जो है कई बार इस प्रकार के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या फिर हीट इत्यादि जो है वो काफ़ी हो जाती हैं, इसलिए हमें वहाँ पर सिग्निफिकेंट जो है वो ध्यान देना होता है और दूसरा इकोनॉमिक सैंक्शंस जो कंट्रीज़ के द्वारा लगाई जाती हैं, उनसे भी बचना पड़ता है। तो ये एक प्रोसेस काफ़ी बड़ी हो जाती है। अब बात आती है कि भई यूरेनियम को एनरिच करने से अगर मान लो मतलब रोक लग जाती है, तो फिर सीधा-सीधा जो है वहाँ की रीजनल अलाइज़ को भी फ़ायदा होता है बिकॉज़ दे वर अंडर अ फियर दैट टुमारो इफ और इन द कमिंग टाइम इफ ईरान ऑक्यूपाइज़ अ न्यूक्लियर वेपन कैपेसिटी, देन दे विल बी अंडर डायरेक्ट थ्रेट। और आपको पता है न्यूक्लियर वेपन जो है, वो एक तरह से वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहे जाते हैं, जो कि एक डेटरेंस का मतलब साधन बनते हैं 2 कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाने से। आप इसको ऐसे लीजिए जैसे जब भी कोल्ड वॉर लड़ा जा रहा था, तो उसके हॉट वॉर में तब्दील नहीं होने की एक वजह जो थी, वो न्यूक्लियर वेपन्स भी हुआ करती थी। बिकॉज़ व्हेन अ कंट्री कैन इन्फ्लिक्ट सो मच ऑफ डैमेज ऑन अनदर पार्टी, देन दैट कंट्री विल बी ऑलवेज़ एक्चुअली फियरफुल दैट इफ आई अटैक समबडी, देन न्यूक्लियर वेपन्स कैन बी यूटिलाइज्ड ऑन मी। भले ही चाहे उसका वो आगे इस्तेमाल करके उसका जवाब बहुत मुँह तोड़ दे दे, लेकिन एक बार अगर इस्तेमाल हो गया, तो उसका इमीडिएट लॉस तो होगा ही, उसके रेडिएशन की वजह से आने वाली फ्यूचर जनरेशंस जो हैं, वो भी काफ़ी ट्रबल में आती हैं। अब बात एक ऐसे उसमें जिसमें कि हम अगर कहें तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी कल, उन्होंने बायलैटरल मीटिंग करीबन 30-35 मिनट्स के आसपास रखी और जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कई सारी बातें वहाँ पर सामने आईं, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंडिया कैन रिलाई ऑन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इफ प्राइम मिनिस्टर मोदी रिमेन्स इन द ऑफिस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड इफ इंडिया इज अटैक्ड द जो है उस समय हम भारत की सहायता करने के लिए आगे आएँगे। हालाँकि पहली बात, भारत अगर किसी के द्वारा अटैक किया जाता है, तो भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि वो खुद का सहायता कर सकता है। लेकिन फिर भी जब भी कोई भी वॉर होता है, तो किसी की भी आउटसाइड हेल्प मिलती है, चाहे वो सर्वेइंग में हो, चाहे वो सर्विलांस में हो, चाहे वो एरियाज़ को मैपिंग करने में हो, चाहे वो इवन सैटेलाइट की इमेजरी हो, प्रिसिशन इस प्रकार के इनपुट अगर दिए जाते हैं, तो डेफ़िनिटली वो हमारी क्षमता को ही काफ़ी बढ़ाते हैं। दूसरी बात आपको ये बता दें कि जब भी ये मीटिंग हुई तो दोनों देशों के बीच में करीबन जो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में मुलाकातें थी, हेड ऑफ द स्टेट्स के बीच में, वो 15-16 जो महीने हो गए थे फ़रवरी के बाद में जब हमारे प्रधानमंत्री कैपिटल हिल मतलब व्हाइट व्हाइट हाउस गए थे, उसके बाद में इनकी डायरेक्ट कोई मुलाकात हुई नहीं। तो एक जो टेंशन्स का दौर था जिसमें इकोनॉमिक सैंक्शंस इकोनॉमिक जो ट्रेड के ऊपर 50% टैरिफ लगाए गए थे, एक तो वो और दूसरा जो है भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहना या यूएस के द्वारा जो कई सारे कमेंट्स इस प्रकार के आ रहे थे कि वी हैव लॉस्ट इंडिया टू द डार्क साइड ऑफ यूएस एंड चाइना, तो वो वाले जो कमेंट थे अब एटलीस्ट उनको कहीं न कहीं रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है। थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा कि क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग लेने के लिए 4 दिन तक जो है मार्को रूबियो भारत में रुके थे। ये कोई यूजुअल इवेंट नहीं थी। बेसिकली जब भी रूबियो किसी भी देश की यात्रा पर जाते हैं या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी फिलहाल कार्य कर रहे हैं, तो वो मतलब ज़्यादातर 1 या 2 दिन रुकते हैं। भारत में 4 दिन उन्होंने रुका और वेरियस मतलब एरियाज़ में, वेरियस टेक्निकल फ़ील्ड्स में जो है उन्होंने अपने इनपुट प्रोवाइड किए, जिसकी वजह से रिलेशनशिप को वापस से ट्रैक पर लाया जा सके। आपको थोड़ा-सा मैं बता दूँ, देयर आर सम चैलेंजेस बिटवीन यूएस एंड इंडिया राइट नाउ व्हिच आर क्रिएटिंग एन एटमॉस्फियर व्हिच इज़ मतलब जहाँ पर कहते हैं ना कि भाई डाउनग्रेडिंग जहाँ पर रिलेशनशिप की हो रही है, उसमें सबसे बड़ी बात ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जिस हिसाब का बिहेवियर यूएस ने किया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जिन्होंने कि मतलब टू नेशन थ्योरी का कांसेप्ट वहाँ पर वापस से दोहराया था और उसके बाद में हमारे यहाँ पर पहलगाम अटैक हुआ। उनको व्हाइट हाउस में जो है लंच के लिए बुलाना, एक तरह से पाकिस्तान के साथ में उनकी बढ़ती हुई नज़दीकियाँ, भले ही चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के बारे में जो भी मतलब पाकिस्तान ने वेवर्स प्रोवाइड किए क्रिप्टो के बिज़नेस में या फिर उनके प्रॉपर्टी के मार्केट में इत्यादि, वो एक बात अलग हो सकती है। पाकिस्तान ने जिस हिसाब से नोबेल पीस प्राइज़ के लिए डोनाल्ड ट्रंप को चुना या फिर जो भी दोनों देशों के बीच में है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए और उसको रिज़ॉल्व कराने में जो डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका के बारे में जो है मध्यस्थता कराने की बात पाकिस्तान ने एडमिट की, भारत ने कभी भी उसको एडमिट नहीं किया था। तो उसकी वजह से भी पाकिस्तान के साथ में यूएस की जो रिलेशनशिप थी, थोड़ी उसमें वार्म्थ दिख रही थी। उसकी वजह से भारत की रिलेशनशिप में इम्पैक्ट आ रहे थे। तो उसको भी दूर करने के लिए जो है एक तरह से ये कोशिशें जारी हैं यूएस के राष्ट्रपति या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बारे में। थोड़ा रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंडियन सीफेयरर्स करीबन 3 इंडियन सीफेयरर्स जो हैं वो पलाऊ की जो फ्लैग
जो वेसल थी उसके ऊपर जो अटैक हुआ यूएस का, और उसके बाद में वो अटैक तो हुआ लेकिन कोई भी अपोलॉजी नहीं माँगी गई, बशर्ते ये भी कहा गया कि भैया जो है आप लोगों को या जो भी उनको मानना चाहिए हमारी बात को, जो भी ब्लॉकेडिंग लगी हुई है उसको मानना चाहिए, यानी रादर देन सेइंग सॉरी, और सॉरी भी उसको जो कि आपका पार्टनर है, जिसको आप 21st सेंचुरी की सबसे डिफाइनिंग पार्टनरशिप कहते हैं, अगर फिर भी जो है आप उसमें सॉरी नहीं फील कर रहे हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन यूएस एंड इंडिया इज़ हेडिंग टुवर्ड्स। तो वो भी एक तरह से बड़ा एक फ्रिक्शन का पॉइंट दोनों देशों के बीच में। आपको बता दें कि मिडल ईस्ट में जो भी टेंशन्स हुई हैं, उसमें करीबन 13 मतलब इंडियंस अपनी लाइव्स लॉस्ट कर चुके हैं। कई सारे लोगों की इकोनॉमिक जो मतलब एम्प्लॉयमेंट था वो लूज़ हुआ, करीबन 3 लाख के आसपास के लोग जो हैं भारत वापस लौट आए, तो उनको भी तो है वहाँ पर बसाना है। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत के तौर पर जो है एक तरह से देखा जा रहा है। तो आपको ये मानना चाहिए कि यूएस और इंडिया के बीच में जो भी डाउनफॉल हो रहा है रिलेशंस की, उसको कहीं न कहीं अरेस्ट करने की कोशिश है। थोड़ा आपने ये भी ध्यान देखने की बात है, भले ही चाहे वो कोइंसिडेंट कहें, चाहे वो एक मैसेज देने की कोशिश कहें, यूएस ने जो पैसिफिक कमांड उनकी थी, उसका नाम बदल करके जो इंडो पैसिफिक कमांड किया था, और एक तरह से चाइना को ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि वी आर लुकिंग पैसिफिक एंड इंडियन ओशन इन द सेम मैनर, एंड वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट द एरिया एक्चुअली इज अंडर मतलब वो हमारे पर्टिकुलर कंट्रोल में या फिर सर्विलांस में रहे, जिससे चाइना जो है वहाँ पर एक्सपेंशनिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं कर पाए, और उसको में इंडिया का भी एक तरह से सेंट्रल रोल देखा जा रहा था। अब वहाँ पर जो है एक तरह से दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यूएस ने इंडो पैसिफिक कमांड का नाम वापस से बदल करके पैसिफिक कमांड कर दिया है। उसका अब ये मैसेजिंग है या फिर भारत को जो है कहीं न कहीं एक मतलब ऐसा कोई मैसेज देने की कोशिश, या फिर ये कोइंसिडेंस की वजह से हो गया, आने वाले दिनों में देखा जाएगा। क्योंकि जैसे ही यूएस के द्वारा अपने आप को ग्लोबल अफेयर से जो है हटाया जा रहा है और आइसोलेशनिस्ट की पॉलिसीज़ वो लगातार चलती जा रही है, तो उसको भी एक तरह से आप मान के चलिए। लेकिन थोड़ा-सा ये कॉन्फ्लिक्ट भारत और यूएस के रिलेशंस में लगातार चल रहे हैं, तो इनको ही एक तरह से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के तौर पर ही, रादर देन किसी पॉजिटिव न्यूज़ के तौर पर, हमारी यानी हमारे प्रधानमंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति की मुलाकात को आप देखिए। अब बात होती है एनसीआर के उस एरियाज़ की, जहाँ पर जो है वो बात चल रही है कि भाई आने वाले दिनों में जो है वो एनसीआर का रीजनल प्लान 2041 लॉन्च किया जाएगा, जहाँ पर 4 नमो सिटीज़ भी जो हैं वो डेवलप करने के बारे में बात करी जा रही है। यह जो है बेसिकली हरियाणा, यूपी, दिल्ली और राजस्थान, वहाँ पर डेवलप की जाएँगी। 5,000 करोड़ रुपीज़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट उनमें किया जाएगा, और उससे करीबन 20 लाख करोड़ रुपीज़ के जो इन्वेस्टमेंट हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी में हों, चाहे वो कमर्शियल स्पेसेस में हों, या उन पर्टिकुलर नमो सिटीज़ को इंडिपेंडेंट तौर पर एक ग्रोथ इंजन, एम्प्लॉयमेंट का इंजन एस्टेब्लिश करने के लिए जो भी कंपनीज़ के द्वारा निवेश हों, करीबन 20 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वहाँ पर होता है। तो दिल्ली जो है, उसके ऊपर जो प्रेशर है एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन के लिए, इकोनॉमिक कोर कांसेप्ट के लिए, वो जो है वो दूर किया जा सकता है। आपको बता दें, ये जो 4 सिटीज़ जो हैं डेवलप की जाएँगी, वो नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट नेटवर्क, जहाँ पर नमो भारत ट्रेनें भी चलने का एक तरह से रैपिड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का जो प्लान है सिटीज़ के बीच में, तो उनके इर्द-गिर्द ही जो हैं ये बिछाए जाएँगे। जब भी हम बात कर रहे हैं इस रीजनल प्लान 2041 की, तो यह जो है इसमें मतलब कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाएगा, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन को 30 मिनट प्लान के तहत जो है और ज़्यादा बढ़ाया जाए। इसी तरीके से ग्रीन कवर को इम्प्रूव किया जाएगा, और करीबन-करीबन जो 55,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दिल्ली के आस-पास या जो 3 स्टेट्स में है, जिसका मैंने अभी आपको नाम लिया, उसको जो है अगले आने वाले 2 दशक में कैसे और ज़्यादा बढ़ाया जाए, उसके बारे में जो है बात होगी। इसमें चीफ मिनिस्टर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने हिस्सा लिया था। रीजनल प्लान जो डेवलप किया जाएगा, यह एक तरह से लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट है गवर्नमेंट, जिसकी वजह से जो है लैंड यूज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इत्यादि को जो है वो ध्यान दिया जाएगा, और एक तरह से दिल्ली के लिए ही होने की बजाय मल्टी स्टेट रीजन्स का जो है एक प्लान होगा। आपको मैं बता दूँ कि मतलब जो अभी फ़िलहाल एनसीआर रीजन में जो प्लान चल रहा है, वह रीजनल प्लान 2021 है, जो कि 2041 को जब तक नोटिफ़ाई नहीं किया जाता है, तब तक ये रहेगा। एनसीआर अभी करीबन 55,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और जब इसको
1979 में पहला रीजनल प्लान बना था, तब यह करीबन 30,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। इस रीजन में फिलहाल एनसीआर यानी कैपिटल रीजन नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है दिल्ली की वो, और 32 ऐसे डिस्ट्रिक्ट आते हैं जो कि 14 हरियाणा से, 8 यूपी से और 2 जो हैं वो राजस्थान से आते हैं। हालांकि एनसीआर कोई भी एक ऐसा सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है, इसमें कई सारे सिटीज हैं, टाउन्स हैं, रूरल एरियाज इत्यादि हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर करीबन 5.8 करोड़ की जनसंख्या निवास करती थी एनसीआर में, जो कि आपने देखा होगा करीबन 11,000 की डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी थी। इसके 2041 तक करीबन 11 करोड़ पहुंचने की उम्मीद है, और अगर 11 करोड़ पहुंचती है तो आप मान के चलिए उसको हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए, उसको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने के लिए, उनको सप्लाई चेन्स बेटर प्रोवाइड करने के लिए, उनकी लाइफ को जो है और ज़्यादा आसान बनाने के लिए, जिसमें पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा ना हो, एक बहुत बड़ी मेहनत जो है सरकारों को करनी है, और उसी के लिए रीजनल प्लान 2041 लाया जा रहा है, जिसके बारे में बातें हो रही हैं। थोड़ा-सा मैं आपको इसलिए बता देता हूँ क्योंकि क किसी भी अर्बन एरियाज़ को अगर हमें इस प्रकार से डेवलप करना है, तो ज़रूरी हमारे लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि हम उन एरियाज़ को मास्टर प्लान या रीजनल प्लान के तौर पर विकसित करें, जिससे कारण कि जो भी वहाँ पर मतलब ग्रोथ होए या जिस हिसाब से वो सिटीज़ डेवलप की जाएँ, वो प्लान्ड डेवलपमेंट हों। वहाँ पर सिटीज़न्स की एमिनिटी जो हैं, वो तुरंत ही अवेलेबल करवाई जा सके। अदरवाइज़ आप देखते हैं कि जब अनप्लान्ड होती हैं, तो अपने हिसाब से वो सिटी के एरियाज़ डेवलप हो जाते हैं। कहीं पर मकान है, कहीं पर फिर सारा एरिया आ गया, कहीं पर वाटर नहीं पहुँच रहा, इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो वेस्ट कलेक्शन की जो चीज़ें हैं, वो नहीं पहुँचती हैं। उसकी वजह से नागरिकों के पॉकेट पर भी असर पड़ता है, और वहीं पर वो पॉल्यूशन के कारण, जैसे मान लो कचरा हुआ तो उसको जला दिया, पानी कहीं से बाहर से खरीद रहे हैं, तो अनसेफ या अनहाइजीनिक कंडीशंस जो हैं, वो मेंटेन रहती हैं। और फिर सरकारों को भी इतना बड़ा एरिया डेवलप कराने में जो है काफ़ी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए होना, प्लान्ड एरिया डेवलपमेंट सिटीज़ का होना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। इसको आप ऐसे भी लीजिए, आप इसको कहाँ-कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इवन जब पॉल्यूशन को रोकने के बारे में बात कर रहे हैं, अर्बनाइज़ेशन की जो की चैलेंजेस हमारे लिए अवेलेबल हैं, वहाँ पर आप रीजनल प्लान्स के बारे में बोल सकते हैं। तो जब आप बोलेंगे तो और लोगों से जो आपका आंसर होगा वह काफ़ी ही सुंदर जो है वो आंसर दिखेगा। आपको बता दें कि एक समस्या भी फिलहाल जो नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर की बनी हुई है, वो ये है कि ज़्यादातर जो डेवलपमेंट है, वह दिल्ली या आसपास के गुरुग्राम या फिर नोएडा, फरीदाबाद इत्यादि 3-4 सेंटर्स में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वजह से दिल्ली जो है उसका सबसे ज़्यादा प्रेशर ले रही है। एम्प्लॉयमेंट की भी जो क्रिएशन है, वो भी इन 3-4 सिटीज़ को ही झेलने पड़ते हैं, जबकि नेशनल कैपिटल रीजन टेरिटरी मैंने आपको बताया करीबन 55,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें 32 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो अब ये जो नमो सिटीज़ बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें ये किया जाएगा कि इन सिटीज़ को भी एक तरह से इकोनॉमिक सेल्फ जनरेशन, जो एम्प्लॉयमेंट है, यानी एम्प्लॉयमेंट वो सेल्फ जनरेट कैसे कर पाएँ, जिसकी वजह से जो कंपनियाँ वहाँ पर आ रही हैं, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाए, जिसकी वजह से वो कंपनी रादर देन दिल्ली, नोएडा, वहाँ पर अपने ऑपरेशंस को एस्टेब्लिश करने के बजाय इन पर्टिकुलर जगहों पर अपने ऑपरेशंस कर लें, जिसकी वजह से मतलब जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट हम कर पाएँ, और कंजेशन जो है दिल्ली में, पॉल्यूशन जो है उसको हम घटा पाएँ। इसी पॉल्यूशन को घटाने के लिए अब एनसीआर के रीजन को भी एक तरह से 3 टुकड़ों में बाँटने की कोशिश की जाएगी, जहाँ पर एक तो कोर एनसीआर एरिया बनाया जाएगा, जो कि वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बीच की जगह को एक तरह से कोर एरिया कहा जाएगा, जिसमें अगर मतलब विंटर एरियाज़ में जो सीज़नल पॉल्यूशन होता है, उस समय जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान मतलब क्लाइमेट एजेंसीज़ के द्वारा लाया जाता है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन्हीं में ही पूरी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ खत्म हो जाती हैं, या फिर उनमें मतलब डाउनग्रेडिंग होती है, तो उससे बचा जा सके। क्योंकि कई सारे स्टेट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एनसीआर से या तो हमें बाहर निकाल दीजिए, या फिर जिसके कारण जो है हमें सीज़नल मतलब इवन गाँव में भी जो है हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रोकना पड़ता है। तो उसी का एक सॉल्यूशन ये किया जा रहा है कि एनसीआर को कोर एरिया और उसके पेरिफेरल एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसकी वजह से जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान होते हैं, उनको इन चरणों में वहाँ पर लागू किया जा सके। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि व्हाटएवर आप जो भी पढ़ें, उनको अच्छे से पढ़ें। जितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी, तभी जाकर के आपका जो है वो काम अच्छा रहेगा। आप सिविल सर्विसेज़ की तैयारी में जो भी प्रीलिम्स होती है, मेंस होती है या इंटरव्यू, उसमें वो ही चीज़ें बेहतर तरीके से समझ पाएँगे जो आपने यहाँ पर उनको स्टोर किया है। यानी माइंड में आपने स्टोर किया है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आप उसको समझने की बजाय केवल रट लें। रटने में जो है आपको लास्ट समय में जाकर के रिवीज़न करने की बहुत ज़रूरी होती है। बट व्हेन यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, व्हेन यू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ इंटरलिंकिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक, तब जाकर के आपकी तैयारी ऐसे समझिए, यू विल बी बेटर एबल टू स्कोर मार्क्स देन एंड दैट ओनली। Otherwise, it will be very
वेरी टफ फॉर अस टू स्कोर गुड मार्क्स। इसीलिए हमारी ये सीरीज़ जो है उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि आपको जो भी टॉपिक समझाया जाए, उसको बातचीत के माध्यम से इस तरीके से समझाया जाए जिससे आप उसको इंटरनलाइज़ भी करें, आत्मसात भी करें, but at the same time you increase your capacities, you increase your capabilities, so you can write better answers in the GS subject and you can express better answers in your interview as well। इंटरव्यू के लिए हमारे जो मतलब चीज़ें होती हैं उसमें बहुत सारे बच्चे उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन इग्नोर करने का ज़माना नहीं है। जिस हिसाब से इंटरव्यू कई सारी फाइनल रैंक्स देते हैं या फिर आपकी रैंकिंग को चेंज करते हैं, इट प्लेज़ अ वेरी, वेरी सिग्निफिकेंट रोल एज़ वेल। तो फिलहाल हम यहीं रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।